हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम द कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे और द इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारतीय मरुस्थल के बारे में। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहिए अंत तक। इसमें हम जो प्रमुख पहलू हैं, जैसे भारतीय तटीय मैदान से संबंधित कोंकण, कन्नर, मालाबार तट, कठियावाड़ तट, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट में क्या अंतर है, कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें जानेंगे। साथ ही साथ भारतीय मरुस्थल से संबंधित प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक नज़र इस मानचित्र पर डाल लेते हैं कि आखिर हमने किन किन टॉपिक पर डिस्कस किया है। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में बात की, पर्वत श्रृंखला के बारे में बात कर चुके हैं। इंडियन जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, भारत का उत्तरी मैदानी क्षेत्र, इस पर हमने बात किया है। और थर्ड वीडियो पर हमने बात किया था पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, ये पीला सेक्शन, इस पे बात हो चुका है। आज का जो वीडियो होगा इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा कोस्टल प्लेन्स, ये जो तटीय किनारे वाले पार्ट हैं दोनों क्षेत्रों के, पूर्वी और पश्चिम क्षेत्रों के, इन दोनों तटीय मैदान की बात करेंगे। साथ ही साथ द इंडियन डेजर्ट जो है, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, ये पीला सेक्शन भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जो पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में विस्तृत है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द कोस्टल प्लेन्स, प्रायद्वीपीय मैदान। द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स फ्लैंक द पेनिनसुलर प्लेट्यू। संकरित तटीय पट्टियाँ प्रायद्वीपीय पठार के किनारे हैं। आप पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रायद्वीपीय पठार। उन प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों, जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, उनके दोनों पूर्वी और पश्चिमी घाट के दोनों किनारों पर संकरी पट्टी के रूप में कोस्टल प्लेन्स है विस्तृत दिखाई देते हैं। ऑन द वेस्ट द कोस्टल स्ट्रिप आर डिवाइडेड इनटू कोंकण, मुंबई टू गोवा, कन्नर प्लेन्स एंड द मलाबार कोस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वार्ड। आप पश्चिम में तटीय मैदान को 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर कोंकण जो मुंबई से गोवा तक, कन्नर मैदान गोवा से केरल तक, और फिर मालाबार तट, केरल का पूरा हिस्सा मालाबार तट के रूप में यहाँ पर विभाजित किया गया है। अभी इसको हम मैप पर समझेंगे भी कि भारत के पश्चिम तटीय मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं, कोंकण, कन्नर और मालाबार तट, जो उत्तर से, ठीक है, आप जाएंगे नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये आपको मैदानी क्षेत्र का विस्तार दिखाई देगा। ठीक है। द प्लेन्स अलोंग बाय द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो पूर्वी तटीय मैदान को देखेंगे, पूर्व का जो तटीय मैदान है वह काफ़ी चौड़ा, यानी अपेक्षाकृत पश्चिम तटीय मैदान से चौड़ा और समतल है, लेवल्ड। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है नदियाँ, अभी हम समझेंगे उसको। नेक्स्ट लाइन है, ऑन द ईस्ट द कोस्टल स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न सरकार एंड द कोरोमंडल कोस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउदर्न पार्ट। भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, और इसका नाम है उत्तरी सरकार जो उत्तर में, और उसके बाद दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट। ठीक है, तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान को भी यहाँ पर 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट के रूप में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था भारत का पेनिनसुलर प्लेट्यू का, इस रीजन का, जिसमें हमने बात किया था कि ये यहाँ पर पश्चिमी घाट स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी, और ये पार्ट जो दिख रहा है ये पूर्वी घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। इसके दोनों सिरों के बाद ये वाला जो पार्ट है, हरा वाला पार्ट, फिर इधर वाला हरा पार्ट, ये दोनों सेक्शन आपका तटीय मैदान कहलाता है। तटीय मैदान अभी हमने बात किया कि पूरब का जो ये तटीय मैदान है ये काफ़ी लेवल्ड है, काफ़ी समतल है और चौड़ा है अपेक्षाकृत इस पश्चिम तटीय मैदान की। पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और समतल है, यहाँ पर दिख पा रहे होंगे। अब इसका रीज़न क्या है, कारण क्या बात करें तो कारण ये है कि जो भी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उनका बहाव क्षेत्र देखेंगे तो ये पश्चिम से पूरब की ओर, यहाँ पर महानदी देख पा रहे होंगे,
पूरब की तरफ, फिर यहाँ पर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी और फिर कावेरी नदी। इसके बाद छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं, वो सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और अपने साथ मिट्टी, सिल्ट, गाद लाती हैं और उनके द्वारा ये फॉर्म किया हुआ तटीय मैदान है। साथ ही साथ डेल्टा भी इसमें शामिल है। तो इन नदियों के द्वारा इस तटीय मैदान का विस्तार हुआ है। जबकि आप पश्चिम तटीय मैदान की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम नदियाँ मिलती हैं, काफ़ी छोटी नदियाँ मिलती हैं और ये समतल प्रायः नहीं है। इस कारण इस मैदान का हम चौड़ाई काफ़ी कम मात्रा में देख पाते हैं। अब आइए इस मानचित्र के माध्यम से हम दोनों तटीय मैदानों को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पूर्वी तटीय मैदान, ये वाले तटीय मैदान की बात करें तो इसमें हमने बताया कि इसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग। एक भाग जो है आपका वो सबसे उत्तर में जो है कोलकाता से लेकर यहाँ आंध्र प्रदेश तक, इसको हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तरी सरकार, ठीक है। यानी पूर्वी तटीय मैदान जो है उसका उत्तर वाले हिस्सा को हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं और दक्षिण वाले हिस्से को हम लोग कोरोमंडल तट के रूप में जानते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आप देख पा रहे हैं, कोलकाता से लेकर यहाँ आंध्र प्रदेश तक आपका उत्तरी सरकार और फिर आंध्र प्रदेश से आपको कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट। पश्चिम तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिम तटीय मैदान ये पूरे गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक इसको हम देखते हैं और इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 भागों की बात करेंगे हम, क्योंकि हमें बुक में 3 ही पढ़ना है। तो 3 भाग, ठीक है। पहला कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट जो मुंबई से लेकर गोवा तक, फिर गोवा से लेकर आपका कर्नाटक के बाउंड्री यानी कर्नाटक और केरल के बाउंड्री तक केंद्रा तट के नाम से जानते हैं इसको, और फिर केरल का जो पूरा हिस्सा है इसको हम मलाबार तट के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 भागों में बेसिकली बांटते हैं। एक और जान सकते हैं, यहाँ पर जो गुजरात का तटीय मैदान है इसको हम कठियावाड़ तट बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण आपको अगर सजाना हो तो लिख सकते हैं कठियावाड़ तट, कोंकण तट, केंद्रा तट और फिर मलाबार तट। कठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार, ये 4 प्रकार के इसके भाग हो गए, लेकिन बेसिकली आपको 3 ही पढ़ना है। अब आइए बात करते हैं द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल के बारे में। द ऑनडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स covered with sand dunes towards the western margins of the Aravalli Hills is the Indian Desert। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे की ओर रेतीले टीलों से ढका लहरदार रेतीला मैदान भारतीय मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। यहाँ मरुस्थल का सीधा सा अर्थ है मरुभूमि, वह भूमि जो मर चुकी है अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी, अकॉर्डिंग टू उत्पादन क्षमता के हिसाब से हम उत्पादकता की बात करें उसके हिसाब से वो भूमि डेड है, जिसमें काफ़ी अल्प मात्रा में, काफ़ी कम मात्रा में वनस्पतियों का विस्तार देखने को मिलता है, उसका मरुभूमि के रूप में इंगित करते हैं। तो भारतीय मरुस्थल का विस्तार हम अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी भाग में देखते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। क्रिसेंट शेप्ड dunes called बरकान्स covered large part of the Indian desert। अर्धचंद्राकार आकार के टीले जिन्हें बरकान कहा जाता है, भारतीय रेगिस्तान के बड़े हिस्से को कवर करते हैं। यानी भारतीय रेगिस्तानी क्षेत्र में अर्धचंद्राकार आकार के टीले बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें हम बरकान के रूप में जानते हैं, बरकान कहा जाता है। इसको हम देखेंगे भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपके जो सामने चित्र दिख रहा है ये सैंड ड्यून्स का चित्र है। बरकान जो अर्धचंद्राकार के रूप में होता है और ये अधिकायक रूप में भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है कि हवाएं जब चलती हैं अपने साथ साथ बालू को भी उड़ा ले जाती हैं। रास्ते में कहीं टीला वगैरह पड़ता है तो उसके रुकावट की वजह से इस तरह के सैंड ड्यून्स का निर्माण अधिकतर मात्रा में देखने को मिलता है।
आगे बात करें, इट हैज़ ए वेरी लेस रेनफॉल अराउंड 150 mm। यहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब अनुमानतः आप समझ सकते हैं कि औसतन भारत में वर्षा 250 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है। बिहार में बात करें तो यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहाँ पर मात्र 150 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो आप अनुमान कर सकते हैं कितनी कम वर्षा होती है। दूसरा कारण यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जितना वर्षा जितना होती है उससे अधिक यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पीकरण अधिक। ठीक है, तो वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा कम, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी शुष्क रहती हैं, काफ़ी सूखी रहती हैं और यहाँ पर वनस्पतियों का जो विस्तार है वो बिल्कुल अल्प मात्रा में देखा जाता है। अब वनस्पति कम होंगे तो वन्यजीव कम होंगे, यहाँ पे मानव के लिए या फिर अन्य जीवों के लिए दशाएं जो होंगी वो अनुकूल नहीं रहेंगी। मानव और वन्य जीवों के रहने के लिए जो दशाएं होंगी वो अनुकूल नहीं रहेंगी, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। लोनी एकमात्र नदी है इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे छोटी बड़ी नदियाँ बरसात के मौसम में दिखाई देती हैं, जो बरसाती सीजनल है, क्योंकि बरसात के दिनों में थोड़ी बहुत वर्षा होती है तो दिखाई देती हैं और कुछ दूरी पर जाने के बाद वो विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि उनके पास जल का बेहतर स्रोत नहीं है, इसलिए वो काफ़ी कम समय के लिए ही दिखाई देती है। आपको बता दें कि 1958 में एक नहर का निर्माण हुआ जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, और इस नहर से भारत के जो राजस्थान राज्य है वहाँ के पश्चिमी जो हिस्सा है, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, वहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध हो पाए हैं। और ये नहर निकाला गया है हरिके बैराज। आप इस मानचित्र में देख पा रहे होंगे, हरिके बैराज जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर क्षेत्र में स्थित है, वहाँ से इस नदी का निर्माण करके राजस्थान के क्षेत्रों में इसका विस्तार दिया गया है, जिससे राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा को काफ़ी पानी उपलब्ध हो पाता है, सिंचाई करने के लिए पानी उपलब्ध हो पाता है और वहाँ पर लोग कृषि कर पा रहे हैं। इसलिए राजस्थान और पूरे भारत में से मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, यानी इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान के काफ़ी इलाकों में सिंचाई उपलब्ध हो पाता है। साथ ही इस नहर को सीमेंटेड किया गया है कि पानी का जो अधिकतम उपयोग हो वो सिंचाई में किया जा सके, पानी बर्बाद ना हो और नहर काफ़ी दूर तक ले जा सके, नहर को विस्तार दिया जा सके, इसलिए इसे सीमेंटेड किया गया है, जिससे पानी का नुकसान ना हो और अधिक से अधिक जल का उपयोग सिंचाई में किया जा सके। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी लाभप्रद हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।